हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने A1 स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट के पेपर फर्स्ट यानी कि प्राथमिक स्तर के पेपर का गणित का सेक्शन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। यह परीक्षा दिसंबर 2019 में कंडक्ट कराई गई थी। तो चलिए देखते हैं गणित का पहला प्रश्न। 3 ब्रांड A, B तथा C के पेन क्रमशः 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो न्यूनतम संख्या पूछा है। जब भी कभी न्यूनतम संख्या पूछे या कम से कम संख्या पूछे तो उसका हम लोग लासा लेते हैं। तो ए का दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ 10 तथा बी का दिया हुआ है 12 और सी का दिया हुआ है 24। ए बराबर 10, बी बराबर है 12 और सी बराबर 24। तो लासा लेते हैं। लासा बराबर जो है 10 और 12 और 24 का लासा हो जाएगा 120। अब आगे पूछा जाएगा, यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो हमारा लासा आ गया 120। अब ए का मान दिया हुआ है 10, तो 10 से भाग कर देते हैं 120 को। तो ये हो जाएगा 10 एकम 10 और 20, 10 दूना 20, यानी कि हो गया 12। ए का मान हो गया 12 और बी बराबर दिया हुआ है 12। तो 120 को 12 से करते हैं तो बराबर हो जाएगा कट के ये 10। सी बराबर दिया हुआ है 24, 120 बटा 24 करेंगे तो बराबर हो जाएगा 24 पंजे 120, 5। तो हमारा आ गया 10, हमारा आ गया 12, 10 और 5। 12, 10, 5 कौन से ऑप्शन में है? 12, 10, 5। तो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 4। इसको 1 मिनट से और भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि दिया हुआ है ऑप्शन 1 में, क्योंकि समान पूछा है, समान संख्या आनी चाहिए, समान संख्या आनी चाहिए। तो 10 का अगर 10 में करेंगे तो गुणा तो 100 हो जाएगा और 12 का फिर 12 में करेंगे 144 हो जाएगा। तो देखिए समान नहीं आई तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। और इसमें देखते हैं दूसरे ऑप्शन में, 10 का 5 में गुणा किए 50 हो गया, फिर 12 का फिर 12 में किए 144, अभी भी समान नहीं आई तो ये भी गलत हो गया। इसमें देखते हैं 10 का 10 में किए 100 हो गया, फिर 12 का 5 में 12 पंजे 60 हो गया, ये भी नहीं आई समान। तो अब ऑप्शन जो बचा 4 ये सही है। अब मैच करके देख सकते हैं, 10 का गुणा 12 में करेंगे तो 120 हो गया, फिर 12 का गुणा 10 में करेंगे फिर 120 हो गया, फिर 24 का गुणा 5 में करेंगे तो 120 हो गया। देखिए ये समान संख्या तीनों में आ गई और यहाँ समान संख्या पूछी जा रही। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अब अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ जो है हमसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम वर्ग बना लेते हैं। वर्गों की चारों भुजा जो है वह समान होती है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ दिया हुआ है, इसे भुजा जो है 4 सेंटीमीटर है और इसे काट कर 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये भी 2 हो गया, ये 4 दिया हुआ है भुजा, 4 वर्ग की चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर होती हैं और अंतर जो हो जाएगा ये 2 2 हो गया।
तो 2 का यानी कि भुजा स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें जो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है ऑप्शन 1 में, तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। हमें नहीं छांटना, नहीं बताना है। तो ऑप्शन 1 भी दिया हुआ है, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। और 3 में दिया हुआ है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। और 4 में दिया हुआ है, 1 अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, क्योंकि नहीं पूछा है, तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 34, वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होंगी निम्न हैं। तो कौन सी संख्या इसमें है जो 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याओं से विभाज्य हो जाएगी। तो इसको हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला तरीका है एलसीएम लेकर के। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। दो से भाग दे दीजिए, 2 से पहले काटते हैं। तो यहाँ तो 1 आ ही जाएगा, 2 1 2, 3 कटेगा नहीं, 2 दूना 4, 5 2 3 6, 7 2 4 8, 2 5 10। फिर 2 से काटते हैं, 2 1 2, 5 2 दूना 4, फिर 2 से, 3 से काटते हैं, 3 1 3, 5 3 3 7, 3 3 9 5, फिर 3 से 5 आ गया, 7 आ गया, 3 3 फिर 5। अब एक बार 5 से कटेगा और एक बार 7 से। अभी सबका गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 जो है 2 ही बार है। उसके बाद गुणे 5 और गुणे 7 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 3 24, गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 हो जाएगा 2520। हमारा उत्तर हो जाएगा 34 का 20। या इसी को भाग देकर हल कर लीजिए। पहले ऑप्शन में भाग देते हैं 1 से, तो कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और 100 को काटते हैं, 1 से तो कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से ये भी नहीं कटेगा। और 604 6 4 10 ये भी नहीं कटेगा 3 से। तो हमारा बचा एक ही ऑप्शन, तो यही उत्तर सही हो जाएगा, 2520 सही है 34 का। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। आयशा के पास केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और कुल रुपया जो है 160 का धन है, तो उसके पास 5 और 10 के सिक्कों की संख्या होगी। सबसे पहले हम यह मान लेते हैं कि आयशा के पास कुल 25 सिक्के थे, वह सारे के सारे 5 रुपये के थे। तो 25 सिक्के थे टोटल, तो वह भी 5 के थे। 25 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 125। और टोटल धन दिया हुआ है 160 रुपया। तो 160 माइनस 125 यानी कि 35 रुपया ये अधिक है, क्योंकि कुछ सिक्के 10 के भी हैं। तो 10 के कितने सिक्के हैं यह भी हमें पता करना है। तो 5 रुपये के जो है
कुल 35 सिक्के हो गए, तो 35/5, 5 सते 35, तो 7 रुपये। 7 सिक्के जो ये भी आए 10 के, तो 7 सिक्का 10 का, और टोटल सिक्का दिया हुआ है 25, तो 25 में से 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 18, यानी कि 18 और 7, 35 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 36। मान ज्ञात कीजिए। 17.5 गुणे 3 माइनस 21 भागे 7 माइनस 3 गुणे 12.5। तो इसको हम लोग बोर्ड मास के नियम से हल करेंगे। बोर्ड मास में सबसे पहले ब्रैकेट हल किया जाता है, उसके बाद भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो इसमें ब्रैकेट दिया नहीं हुआ है, और भाग दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं इसको 17.5 गुणे 3, इसका ये भाग देते हैं 7 त्रिक 21 गुणे 3, फिर -3, फिर -3 गुणे 12.5। अब 17.5 गुणे 3 -3, फिर -12 3 36, 5 3 15, 36 1 37.5। अब इसका गुणा कर लेते हैं 3 में, 17 3 51, 5 3 15, यानी 52.5, 52.5 माइनस का 3 माइनस का 37.5। अब 52.5 प्लस है, प्लस को प्लस में जोड़ लेते हैं और माइनस को माइनस में। तो 52.5 प्लस में है, 52.5, फिर माइनस में 37.5 है और -3 है, तो 37 और 3 40.5 हो जाएगा, 40.5। अब 52.5 माइनस 40.5 करेंगे तो हो जाएगा 12 आ जाएगा हमारा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 36 का उत्तर हो जाएगा 12। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 37। एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या एक का 6वां भाग है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं? तो कुल वृक्ष जो हैं, कुल वृक्ष हैं 6, जिसमें नीम के हैं 1 और अशोक के आधे, यानी कि 6 का आधा 3, और बाकी के यूकेलिप्टस के 3 1 4, यानी कि 2 बचा। अब इसमें कह रहा है आधे वृक्ष अशोक के और शेष यूकेलिप्टस के यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है। जहां हम 1 मान गए थे तो वहां 5 कह रहा है। नीम के वृक्षों की संख्या 5, तो यानी कि 5 से गुणा कर देंगे तो 5 1 5 हो गया। तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने हैं? तो यूकेलिप्टस के भी 5 से कर दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा। अशोक के 5 से 5 3 15 हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया है यूकेलिप्टस, तो 37 का यूकेलिप्टस यानी कि 10 हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा हमारा 10। प्रश्न संख्या 38। एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 पर प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान
यानी जहाँ पर जाना है उसे 31 अगस्त को 8:45 पर पहुँचती है। इस यात्रा का कुल समय है, तो हमें कुल समय बताना है। तो सबसे पहले 29 अगस्त को चली, 16:30 यानी 12 और 4 16, इसमें 24 घंटे की घड़ी आना चाहिए। तो 4:30 4:30 PM पर चली शाम को, और अपने गंतव्य स्थान पर 31 को पहुंची। फिर 29 अगस्त के बाद 30 अगस्त, फिर 31 अगस्त। तो 30 अगस्त को 4:30 PM पे तक हो जाएगा 24 घंटा। फिर 31 अगस्त को शाम को 4:30 तक 12 घंटा ये हो जाएगा। फिर हमें बताना है 8:45 तक, यानी 8:45 पहुंची तो टोटल कितना घंटा लगा उसको जाने में। तो 4:30 शाम तक हमने जोड़ लिया, 24 और 12 ये हो गया। उसके बाद 4:30, 5:30 1 घंटा ये, फिर 6:30 फिर 1 घंटा, फिर 7:30, फिर 8:30। अभी हमें बताना 45, तो 15 मिनट और अभी बचा हुआ है, यानी कि ये मिनट है। तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा 15 मिनट, तो 4 घंटा 15 मिनट इसमें हमें और ऐड करना है। अब हमारा टोटल हो जाएगा 4, 2, 6 और 4 10। तो इसको हम नीचे लिख देते हैं, 0 कैरी 1, 2 1 3 और 1 4, 40 घंटा और 15 मिनट, ये 15 मिनट। तो कुल समय लगा है 40 घंटा 15 मिनट। तो 40 घंटा 15 मिनट किसमें दिया हुआ है? इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 38 का ऑप्शन 4, 40 घंटे 15 मिनट। प्रश्न संख्या 39, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? लंबाइयों को घटते क्रम में हमें बताना है। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। सबसे पहले हमें इसे एक ही पैमाने पर लाना होगा। जैसे मिलीमीटर दिया हुआ है तो हमें एक ही पैमाने पर सबको सेट करना होगा, चाहे मिलीमीटर में लें, चाहे सेंटीमीटर में लें, चाहे डेसीमीटर में। तो हमने सुविधा के लिए यहाँ पर लिख दिया है, सबसे बड़ा होता है मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, उसके बाद सेंटीमीटर, उसके बाद मिलीमीटर। अगर से हमें मीटर में बदलना है तो 1000 से गुणा करना है, डेसीमीटर में तो 100 से, और सेंटीमीटर में तो 10 से। तो हम लोग जो है सबको मिलीमीटर में बदल लेते हैं। तो चलिए ऑप्शन 4 को बदलते हैं मिलीमीटर में। तो इसमें 8500 मिलीमीटर ये ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है। 8500 मिलीमीटर। अब 80 डेसीमीटर और 8 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं। तो 80 को बदलेंगे 80 गुणे 100, यहाँ 100 करना पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा 8000। अब 8 सेंटीमीटर को बदलेंगे 8 गुणे 10, बराबर हो जाएगा यह 80। अब ये दोनों टोटल हो गया 080, यानी कि 8080। हमारा ये दूसरा हो गया 8080 मिलीमीटर। अब हमें बदलना है 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर को। 8 मिलीमीटर तो ऑलरेडी है, इसको बदलने की जरूरत नहीं, 800 को बदल देते हैं। 800 गुणे 10 बराबर ये 8000 हो गया। अब 8 मिलीमीटर है, इसमें 8 जोड़ देते हैं, 8008। तो तीसरा हो गया हमारा 8008 मिलीमीटर। अब 8 मीटर को हम लोग मिलीमीटर में बदलते हैं। 8 गुणे 1000
इसमें मिलीमीटर को बदलने के लिए 1000 से बड़ा करना पड़ेगा, तो बराबर हो जाएगा ये 8000। ये हो गया 8000 मिलीमीटर। तो हमने चारों को बदल लिया। तो अब इसको घटते क्रम में लिखते हैं, घटते क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ा है 8500 मिलीमीटर, उसके बाद है 8080, उसके बाद है 8008, फिर उसके बाद है 8000। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 39 का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अब इससे अगला क्वेश्चन आता है, एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है? तो आयत, सबसे पहले हम आयत बनाते हैं। आयत की जो है आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत के आमने सामने भुजा बराबर होती है। इसकी भुजा और इसकी भुजा बराबर होगी और इसकी और इसकी भुजा बराबर होगी। तो जो चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो गया और लंबाई हमसे पूछा जा रहा है, तो लंबाई 30 60 ये हो गया, तो लंबाई बनेगा 60 सेंटीमीटर। 60 ये बनेगा और 60 ये बनेगा। तो 60 60 120 120 और 30 हो गया 150 और 30 जोड़ेंगे फिर 180, टोटल हो गया 180। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 40 का 60 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 2 में दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? ऑप्शन 1, उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे। सही उत्तर लिखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता बालक में। ऑप्शन 2 में दिया हुआ है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। ऑप्शन 3 दिया हुआ है, उनको उस समूह में रखेंगे जिसने सही लिखा है। ऑप्शन 4 में दिया हुआ है, उन्हें सही उत्तर प्राप्त करने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन 1 में दिया हुआ है, उनकी कापियों में सही उत्तर लिखेंगे। सही उत्तर लिखने से कुछ नहीं सीखेगा बालक। और 2 में दिया हुआ है, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। तो 41 का यही सही हो जाएगा, ऑप्शन 2, क्योंकि बच्चे को पदार्थ दिखाकर उन्हें समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण देते हुए समझाना चाहिए। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 42। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। ए के अंदर दिया हुआ है, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, जो कि यह सही है। और बी के अंदर दिया हुआ है, आनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना, बी भी सही है। और विषय को सरल और रुचिकर बनाना, सरल दिया हुआ है तो ये गलत हो जाएगा। और डी में दिया हुआ है, संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना, यह भी गलत हो गया, क्योंकि रुचिकर बनाना ज़्यादा रुचिकर हो जाएगा तब भी बालक नहीं सीखेगा, क्योंकि हर वक्त वह मनोरंजन की चीज़ें ही ढूंढेगा। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ए बी। ए बी किस पे दिया है? ए और बी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? इसमें नहीं पूछा जा रहा है। चौपड़ टाइलिंग या तो है, और सममिति या भी है, प्रतिरूप या भी है, अनुपात यही नहीं है। तो हमारा उत्तर भी यही हो जाएगा, क्योंकि हमसे नहीं पूछा जा रहा है। तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, अनुपात। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 44। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों, शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग
यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। ए के अंदर दिया हुआ पैमाना, बी में ग्राफ पेपर, सी में धागा और डी में टाइल्स। तो इसको पैमाना जो है हम इस तरीके से दर्शा सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। और ग्राफ पेपर, धागा, तो इसमें जो है पैमाना गलत हो जाएगा, पैमाना नहीं होगा। ग्राफ पेपर यह सही है। सी जो है धागा, यह भी नहीं होगा क्योंकि धागे से बच्चा नहीं सीखेगा। टाइल्स, टाइल्स क्योंकि आयताकार होती है तो बच्चा इससे सीख जाएगा, यह सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी और डी, बी और डी, बी और डी। तो 44 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 45, निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 है लिंग, ऑप्शन 2 सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ऑप्शन 3 गणित का स्वरूप, ऑप्शन 4 व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। प्रश्न संख्या 46, यह समझाने के लिए कि 1/4 और 1/3 से छोटा है, 1/4 जो है 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन 1 लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग, ऑप्शन 2 कागज की पट्टियों का प्रयोग, ऑप्शन 3 डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग, ऑप्शन 4 संख्या चार्ट का प्रयोग। अब इसमें ऑप्शन 1 में दिया हुआ है लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग, ऑप्शन 2 में दिया हुआ कागज़ की पट्टियों का प्रयोग, ऑप्शन 3 में है डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग, ऑप्शन 4 में है संख्या चार्ट का प्रयोग। तो इसमें जो है कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके वह 1/4 को 1/3 को छोटा दिखा सकता है। कोई एक कागज़ की पट्टी ले लेगा और 4 भागों में बांट देगा, फिर 3 भागों में बांट देगा, फिर उसे यह दिखा देगा कि 4 भागों में बांटा गया जो पट्टी है वह 3 भागों में बांटे गए पट्टी से छोटा है। या इसी को हम आम के ज़रिए दिखा सकते हैं। जैसे एक आम बना दिए, इसको 1/4 यानी कि, और एक दूसरा आम बना दिए, इसको 1/3, यानी इस आम में जब हम 4 हिस्सा लगाएंगे तो कम कम पड़ेगा, और इस आम में जब 3 हिस्सा लगाएंगे तो ज़्यादा पड़ेगा। इसी से पता चल जाता है कि 1/3 जो है यह बड़ा है और 1/4 छोटा है। डायनिस ब्लॉक्स, अब डायनिस ब्लॉक्स में क्या होता है? डायनिस ब्लॉक्स में का प्रयोग स्थानीय मान व जाति मान के लिए तथा जोड़ और घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह गलत हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 46 का ऑप्शन 2 कागज़ की पट्टियों का प्रयोग करके। प्रश्न संख्या 47, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? ऑप्शन 1 है पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, ऑप्शन 2 गणितीय संकल्पनाओं को संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, ऑप्शन 3 क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें, क्योंकि बालक को जब अवसर दिया जाता है तो वह अधिक सीखता है। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? तो इसमें नहीं बताना है। ऑप्शन 1 में दिया हुआ है गणित के अधिगम में भाषा और संवादों की भूमिका पर उचित ध्यान दिया जाता है,
ऑप्शन 2 में है अध्यापक स्वीकार करता है कि दी गई अन्योन्य क्रिया को विभिन्न विद्यार्थी अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। ऑप्शन 3 में है प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन 4 में है गणित और दूसरे पाठ्येतर क्षेत्रों के बीच के संबंधों को उजागर किया जाता है। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है। ऑप्शन 1 गणित तथ्यों को सीखने के बारे में है। ऑप्शन 2 गणितज्ञों से सच्चाई का आविष्कार अपेक्षित होना चाहिए। ऑप्शन 3 गणित पूर्णतया विषय परक है। और ऑप्शन 4 है मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। तो 49 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। प्रश्न संख्या 50, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। ऑप्शन 1 बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ऑप्शन 2 मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। ऑप्शन 3 चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना। ऑप्शन 4 संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। प्रश्न संख्या 51, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन 1 में है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। ऑप्शन 2 अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। ऑप्शन 3 विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। ऑप्शन 4 विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। प्रश्न संख्या 51 का सही उत्तर है गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है। मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। मनीष के पास कितनी पेंसिल है। ऑप्शन 1 में है तुलनात्मक जमा। ऑप्शन 2 में है तुलनात्मक घटा। ऑप्शन 3 में है वैकलित जमा। ऑप्शन 4 में है वैकलित घटा। जब कभी से अधिक या से कम की बात हो तो वहाँ पर होता है तुलनात्मक जमा या फिर तुलनात्मक घटा। से कम या से अधिक की बात हो तो तुलनात्मक जमा होता है या तुलनात्मक घटा। और इसमें पूछा जा रहा है मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है। यानी 6 मेरे है तो मेरे से 2 अधिक है, तो यानी यहाँ पर जमा हो रहा है, यानी जुड़ रहा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 52 का सही उत्तर है तुलनात्मक जमा। प्रश्न संख्या 53, हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इस ऑप्शन में कौन सा सही नहीं है, हमें यही छांटना है। ऑप्शन 1 में है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है। ऑप्शन 2 है यह योगात्मक प्रकृति का है। ऑप्शन 3 इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। ऑप्शन 4 यह गुणात्मक प्रकृति का है। तो इसमें होता है एक संख्या में अंक की स्थिति इसका मान बताती है, यह सही है। यह योगात्मक प्रकृति का है, यह भी ठीक है। और इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है, यह नहीं है। और यह गुणात्मक प्रकृति का है, यह सही है। तो हमसे नहीं पूछा जा रहा है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 53 का ऑप्शन 3, क्योंकि यह इसमें नहीं आता है हिंदू अरबी गणित में।
प्रश्न संख्या 54। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। ऑप्शन 1, प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति को सरल मूलभूत आकृतियों की पहचान तक सीमित रखना चाहिए। ऑप्शन 2, अध्यापक को प्रारंभ में सरल आकृतियों की स्पष्ट परिभाषा देनी चाहिए और उदाहरण दिखाने चाहिए। ऑप्शन 3, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक्स्थान की अंतर्दशी समझ को विकसित कर सकें। ऑप्शन 4 है, प्राथमिक स्तर पर व्यापक ज्यामिति शब्द संग्रह का विकास करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है अवसर। तो सीटेट में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो ऑप्शन में आ जाते हैं तो उनके गलत होने के चांस ना के बराबर होते हैं। जैसे अवसर प्रदान करना, प्रोत्साहन प्रदान करना, वातावरण प्रदान करना। ऐसे ही कुछ शब्द हैं जो सीटेट के परीक्षाओं में शायद कभी ही गलत होते हैं। तो यहाँ पर अवसर दिए जाने चाहिए। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 54 का ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? ऑप्शन 1, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता। ऑप्शन 2, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। ऑप्शन 3, परिकलन में निपुणता की क्षमता। ऑप्शन 4, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता। तो 55 का सही उत्तर हो जाएगा गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। 55 का सही उत्तर है ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 56। सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची निम्नलिखित है। एक खाने में वस्तु दिया है, फिर मात्रा है, मूल्य रुपए में। टमाटर जो है 1 किलो, इसका रेट 40 रुपया दिया हुआ है। आलू जो है 2 किलो का रेट 25 दिया हुआ है। गाजर जो है 250 ग्राम का 20 रुपया दिया हुआ है। लौकी 1 किलो 10 रुपया। मिर्चा 100 ग्राम जो है 10 रुपये का। नींबू 4 नग यानी 4 पीस जो है 10 रुपया दिया हुआ है। तो इसमें सवाल क्या पूछा जा रहा है? संजय ने आधा किलो टमाटर, 1 किलो आलू, आधा किलो गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपये का नोट दिया। उसे कितने रुपये वापस मिलेंगे? तो चलिए हल करते हैं। संजय ने जो है आधा किलो टमाटर खरीदा। आधा किलो टमाटर खरीदा तो आधा किलो का हो जाएगा 20 रुपया। ठीक है, 1 किलो का 40 है तो आधा का 20 रुपया हो जाएगा। और संजय ने ही 1 किलो आलू खरीदा। तो यहाँ आलू का दाम 2 किलो का 25 दिया हुआ है तो 1 किलो का हो जाएगा 12 रुपया 50 पैसा। और गाजर जो है आधा किलो गाजर खरीदा। आधा किलो गाजर तो यानी 250 ग्राम का दिया हुआ है 20 रुपया, तो आधा किलो का हो जाएगा 40 रुपया। और 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम मिर्च खरीदा। 250 यानी 100 ग्राम का 10 रुपया है तो 200 ग्राम का हो जाएगा 20 रुपया। और 250 का खरीदा यानी कि 25 रुपया हो गया। और 6 नींबू खरीदे तो 4 नींबू का दाम है जो है 10 रुपया, तो 6 का हो जाएगा 15 रुपया। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 रुपये का नोट दिया। तो सबसे पहले ये जोड़ लेते हैं हम। तो ये 50 पैसा तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद हो गया 0 2, फिर 0 2, 5 2 7, 7 और 5 12 के 2, कैरी 1, 2 1 3, 4 3 7, 2 9 1 10 1 11, 112 रुपया 50 पैसा। तो उसने 200 रुपया दिया तो 200 में 112 घटा देते हैं। 112.50 पैसा घटाते हैं। तो यानी कि आ गया 10 में से 2 गए 8, बचा 9 में से 1 गया 8।
तो 50 पैसा ये भी घटाना, यानी कि 87 रुपया 50 पैसा, क्योंकि 50 पैसा ये भी इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो उसने संजय ने 200 रुपये का नोट दिया, उसे कितने रुपये वापस मिले? तो 87 रुपया 50 पैसा उसे वापस मिलेगा। तो हमारा 56 का उत्तर सही हो जाएगा 87 रुपया 50 पैसा। ऑप्शन 2 सही हो गया। अब अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 57। मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। तो हमें यह बताना है कि तीनों बातें कौन से अंक से सेटिस्फाइड हो रही हैं। तो पहले देखते हैं, मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ। तो इसमें 2 अंकों सारे ऑप्शन में दिया हुआ है, तो यह तो सेटिस्फाइड हो गई है। अगला दिया हुआ है, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्याएं जिसमें केवल और केवल 2 गुणनखंड हों अभाज्य संख्याएं कहलाती है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वह 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। क्रमिक का मतलब यानी 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 आना चाहिए, या कि 5 के बाद 7 आना चाहिए। तो 1 तो है ही नहीं, तो 1 ये कट जाएगा। और 3 के बाद 5 आ रही है, 2 के बाद 3। लेकिन ये तो सही है, ये तीनों अभी फ़िलहाल ठीक हैं। उसके बाद दिया हुआ है, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 3 और 4 से पूरी कट जाना चाहिए अंकों का योग। तो चलिए देखते हैं, 35 यानी 3 + 5 बराबर 5 और 3 8 हो गया। तो 8 जो है 4 से तो कटेगा, लेकिन 3 से नहीं कटेगा। तो हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो गया। और 23 को देखते हैं, 23 का हो जाएगा 3 2 5, 5 भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो गया। और 57 को देखते हैं, 5 + 7 बराबर हो गया 12। 12 जो है या 3 से भी विभाज्य हो जाएगा और 4 से भी। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा 57 का जो है या ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। ए के अंदर दिया हुआ 2 घंटे तक 50 रुपया, बी के अंदर है 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक 75 रुपया, सी में है 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त घंटा 10 रुपया, और डी में दिया हुआ है 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक जो है 150 रुपया। ई के अंदर है 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक जो है वह 250 रुपया रेट लगेगा। तो प्रश्न क्या कह रहा है, राजीव ने अपनी कार को 7 बजे जो है सुबह में पर पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने व 4:30 यानी शाम को आया। उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा? तो वह 7 बजे जो है गाड़ी अपनी खड़ी किया, पार्किंग में लगाया 7 बजे AM, उसके बाद 4:30 पर PM यानी कि शाम को ही उसी दिन लेके गया। तो 7 और 5 12, 5 घंटा ये हो गया 12 बजे तक, प्लस फिर 4 घंटा 30 मिनट ये ऐड कर दीजिए। तो 5 4 9 टोटल हो गया 9 घंटा 30 मिनट। 9.5 घंटा का दाम जो हो गया, तो देखिए ऑप्शन डी में दिया हुआ है, डी के अंदर दिया हुआ है 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक जो है 150 रुपये लगेगा। तो 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे के अंदर ही हमारा आता है 9.5 घंटा। तो उसे राजीव को 150 रुपया भुगतान करना पड़ेगा। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है,
आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी। तो हमें आरोही क्रम में अंक को व्यवस्थित करना है, सारे अंकों को आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा है 0.77, उसके बाद है 7.007, उसके बाद है 7.07, उसके बाद है 7.70 और उसके बाद है 7.707। और हमसे पूछा जा रहा है कि तृतीय स्थान पर कौन सी संख्या होगी, यानी कौन सा अंक हो। तो 1, 2, 3, तीसरा स्थान यही है। तो हमारा उत्तर भी यही हो जाएगा 7.07। 7.07 59 का सही हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60। एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4, हज़ार के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है। संख्या क्या होगी। तो हमें इसमें संख्या बतानी है कि कौन सी संख्या होगी। पहेली को सॉल्व करने से, यानी ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले सबसे आसान तरीका है, जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे हम सारी बातों को नोट करते जाएं। जैसे सबसे पहले कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या में, एक 5 अंकों की संख्या में, तो 5 अंकों की सारी संख्या है तो 5 अंक बना लेते हैं। चलिए 1, 2, 3, 4 और 5। दहाई के स्थान का अंक 8, दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई दहाई, दहाई का स्थान 8, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4, 1/4 का मतलब 2 हो गया। हज़ार के स्थान का अंक 0, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना, 100वें स्थान का अंक जो है 100वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का दुगुना, इकाई का अंक 2 है तो इसका दुगुना हो जाएगा 4, 100वें स्थान, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100वें स्थान 4 हो गया। और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना, यानी 10,000वें स्थान का अंक जो है वह इकाई के स्थान का तिगुना, तो 2 का तिगुना हो जाएगा यानी 2 तिहाई 6। तो हमारी संख्या भी हो जाएगी 60482। तो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है 60, 48, 2, 60, 48, 2। तो ऑप्शन 4 में दिया हुआ है 60482। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 60 का ऑप्शन 4। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।